हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति स्थान, परिवार तथा आर्थिक महत्व लिखिए। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति स्थान, परिवार और आर्थिक महत्व लिखना है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स सॉरी सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स। इसकी फैमिली है लिग्यूमिनेसी फैबेसी। इसकी सब फैमिली है पेपिलियोनेसी। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते 2n = 40। तो मैं इतना सिर्फ इसमें बोटेनिकल नेम पूछा था और फैमिली पूछा था, मैं सब बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा जानकारी हो जाएगी। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली क्या है? लिग्यूमिनेसी फैबेसी। सब फैमिली क्या है? पेपिलियोनेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n = 40। अब इसका ऑरिजिन पूछा, उत्पत्ति स्थान पूछा है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है चाइना। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? कहाँ है? चाइना। अब पूछा है इसका आर्थिक महत्व बताइए। तो आर्थिक महत्व क्या है इसका देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर हम लोग आर्थिक महत्व में लिखेंगे एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसमें भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखा हूँ कि आप लोग को ऐसे ही लिखना होगा एग्जाम में। आप लोग पॉइंट मत बनाइएगा, मैं पॉइंट बना के लिखा हूँ कि ये आप लोगों को याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, जो सोयाबीन होता है इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो सोयाबीन दलहनी कुल की तिलहनी फसल है। सोयाबीन जो है वह दलहनी कुल की है लेकिन तिलहनी फसल है। इसके दाने में 40 से 43% प्रोटीन, 18 से 20% तेल पाया जाता है। दोस्तों, मूंगफली में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 40 से 43% प्रोटीन पाया जाता है मूंगफली में। और इसमें 18 से 20% तेल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 20% कार्बोहाइड्रेट, 0.24% कैल्शियम, 11.5% फास्फोरस और 11.5% लोहा और 5% लाइसिन नामक एमिनो एसिड पाई जाती है। तो जो सोयाबीन होता है यह दलहनी कुल की तिलहनी फसल है। इसके दाने में 40 से 43% प्रोटीन, 18 से 20% तेल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 20% कार्बोहाइड्रेट, 0.24% कैल्शियम, 11.5% फास्फोरस और दोस्तों 5% लाइसिन नामक एमिनो एसिड पाई जाती है। सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो लगभग गाय के दूध के समान पूर्ण आहार माना जाता है। दोस्तों, सोयाबीन के बीज जो होते हैं उनसे दूध बनता है। जो दूध बनता है वह गाय के दूध के समान होता है। जितना गाय के दूध में प्रोटीन पाया जाता है उतना सोयाबीन के दूध में प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में जितना फैट पाया जाता है उतना सोयाबीन के दूध में भी फैट पाया जाता है। तो सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो लगभग गाय के दूध के समान पूर्ण आहार माना जाता है। इससे दूध, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती है। जो दोस्तों सोयाबीन का दूध बनता है, जब वो गाय के दूध के समान हो तो इसे जो सामान हम गाय के दूध से बना सकते हैं वही सामान सोयाबीन के दूध से भी बना सकते हैं। तो इसके दूध से दूध, दही और अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती है। इसके बीज में स्टार्च की मात्रा कम तथा प्रोटीन की अधिकता होने के कारण मधुमेह रोगी, डायबिटीज के जो रोगी हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बीज जो होते हैं दोस्तों सोयाबीन के, उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके कारण इसे मधुमेह रोगी जो होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। अगला पॉइंट है, इससे वानस्पतिक तेल, घी तथा अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जा सकती है। तो इससे वानस्पतिक तेल, घी तथा अन्य सामग्री भी तैयार की जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सोयाबीन जो है वह दलहनी कुल की तिलहनी फसल है। इसके दाने में 40 से 43% प्रोटीन, 18 से 20% तेल। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके दाने वाली बात हो रही है। जो सोयाबीन आप लोग दुकान से लाते हैं ये सोयाबीन का दाना नहीं है, दाना सोयाबीन का अलग होता है। तो सोयाबीन के दाने में 40 से 43% प्रोटीन, 18 से 20% तेल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 20% कार्बोहाइड्रेट, 0.24% कैल्शियम, 11.5% फास्फोरस, 11.5% लोहा, 5% लाइसिन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है। सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ माना जाता है जो लगभग गाय के दूध के समान पूर्ण आहार होता है। इसके दूध से दही, अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जा सकती है। इसके बीच में स्टार्च की मात्रा कम तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण
मधुमेह रोगी, डायबिटीज या शुगर के रोगी जो होते हैं उनके लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इससे वानस्पतिक तेल, घी तथा अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जा सकती है। तो सोयाबीन की जो खली होती है, जैसे हम लोग अपना जो सरसों का तेल उसकी पेराई कराते हैं तो उसमें जो खली निकलती है, तो ऐसी इसमें ये भी खली निकलती है सोयाबीन में भी। तो सोयाबीन की जो खली होती है और जो भूसी होती है वो मुर्गियों एवं जानवरों के लिए सर्वोत्तम भोजन माना जाता है। सोयाबीन की खली और भूसी मुर्गियों एवं जानवरों के लिए सर्वोत्तम भोजन माना जाता है। 1 किलो सोयाबीन से लगभग 7.5 लीटर दूध प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों 1 लीटर सोयाबीन का बीज लेंगे, उससे 7.5 लीटर दूध तैयार कर सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सोयाबीन को रात को पानी में भिगा देना है। 1 किलो सोयाबीन को लेकर, सोयाबीन के बीज को लेकर रात को पानी में भिगाना है। उसके बाद सुबह उसे मिक्सर में या किसी चीज पे अच्छे तरीके से पीस कर उसमें पानी डालना है। दोस्तों आप लोग देखेंगे जो उससे प्रोडक्ट तैयार होगा वो पूरा एकदम गाय के दूध की तरह रहेगा। थोड़ा थोड़ा स्वाद उसमें सोयाबीन का लेकिन जरूर आएगा। तो 1 किलो सोयाबीन से लगभग 7.5 लीटर दूध प्राप्त किया जा सकता है। सोयाबीन का विविध प्रयोग एवं अन्य एक विशेषता होने के कारण इसे मेडिकल क्रॉप, दोस्तों चमत्कारी फसल भी कहते हैं। सोयाबीन को चमत्कारी फसल और चमत्कारी फली कहा जाता है। तो आप लोग देखते होंगे जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, आर्मी वाले, आर्मी की तैयारी करते हैं और भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो वो लोग सोयाबीन का बीज भिगा कर खाते हैं। क्योंकि दोस्तों सोयाबीन जो होता है बहुत ही अच्छा प्रोटीन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, कैल्शियम देता है। मतलब इसीलिए सोयाबीन को चमत्कारी फसल भी कहते हैं। तो यह हो गया सोयाबीन का आर्थिक महत्व, वैज्ञानिक नाम और दोस्तों फैमिली। अब चलते हैं देखते हैं राइस। तो अब सभी का हम लोग क्या देखेंगे, बोटेनिकल नेम, फैमिली, ऑरिजिन और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग कम से कम 10-15 क्रॉप का देखेंगे यही, क्योंकि दोस्तों उसमें से कुछ क्रॉप का तो कम से कम 2-3 क्रॉप का तो आएगा ही एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं राइस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। राइस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली क्या है, ग्रैमिनी पोएसी। ग्रैमिनी पोएसी फैमिली से राइस आता है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 40। ऑरिजिन है चाइना, एशिया। दोस्तों ऐसे में आप लोगों को एक साथ बताऊंगा तो कुछ तो याद हो जाएगा, कम से कम मैं 10 बताऊंगा तो आप लोगों को 5 से 6 याद हो जाएगा, और हो सकता है पूरा भी याद हो जाए आप लोगों को। तो उसमें सॉरी, राइस के वैज्ञानिक नाम क्या है, और राजा सटाइवा। फैमिली क्या है, ग्रैमिनी पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। ओरिजिन चाइना, एशिया। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र वितरण की, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो है वह इंडिया में होता है। पहले चाइना में होता था लेकिन अब इंडिया में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अब देखते हैं अगला, मेज, मक्का। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज। मक्के का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। फैमिली है ग्रैमिनी पोएसी। इसमें 2n बराबर 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन मुख्य रूप से मेक्सिको कहा जाता है और कुछ लोग अमेरिका भी बताते हैं। तो या सॉरी, मक्के का ऑरिजिन कहाँ है, अमेरिका या मेक्सिको। आप लोग मेक्सिको भी लिख सकते हैं, अमेरिका भी लिख सकते हैं। तो सोयाबीन का ऑरिजिन कहाँ है, मेक्सिको। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है, जियामेट। फैमिली ग्रैमिनी पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 20। ऑरिजिन अमेरिका, मेक्सिको। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, भारत में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो 2 क्रॉप आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं, तीसरा है अरहर, रेड ग्राम या पिजन पी जिसे कहते हैं। तो अरहर का बोटेनिकल नाम क्या दोस्तों, कैजनस कजान। बोटेनिकल नेम कैजनस कजान। फैमिली लिग्यूमिनेसी फैबेसी। फैमिली कौन सी है, लिग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। ऑरिजिन है इसका इंडिया और अफ्रीका। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो अरहर है उसका उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो यह हो गया अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैजनस कजान। फैमिली क्या है, लिग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। ओरिजिन इंडिया, अफ्रीका। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो अरहर है उसका उत्पादन भारत में होता है, भारत में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तो आप लोग समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो बाजरे का देखेंगे दोस्तों, तो बाजरा बोलते हैं, पिरल मिलेट बोलते हैं, स्पिग्ड मिलेट बोलते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, पेनिसिटम ग्लॉकम। पेनिसिटम ग्लॉकम। फैमिली है ग्रैमिनी पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। 2n बराबर 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन इंडिया है।
बाजरे का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? इंडिया है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। अब देखेंगे मूंगफली। मूंगफली को दोस्तों क्या क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट, पी नट, अर्थ नट, मंकी नट। तो दोस्तों ये सब मूंगफली का अन्य नाम, वर्नाक्युलर जिसे नेम बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरेकिस हाइपोजिया। इसको मैंने आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसका बोटेनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली लीग्यूमिनेसी फैबेसी। इसकी सब फैमिली है पेपिलियोनेसी। मूंगफली की सब फैमिली कौन सी है? पेपिलियोनेसी। इसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 40। इसका ऑरिजिन है ब्राजील। मूंगफली का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना में होता है, और भारत में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। तो यह मूंगफली का हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कॉटन का। कॉटन, कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम स्पेसीज। तो अमेरिकन कपास होता है तो उसे बोलते हैं गॉसिपियम अर्बोरम, अर्बोरियम। फैमिली इसकी है मालवेसी। कपास की फैमिली कौन सी है? मालवेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26। इसका ऑरिजिन कहाँ पर दोस्तों? इसका ऑरिजिन इंडिया है। तो यह हो गया कॉटन का। आगे चलते हैं। जूट। तो जूट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कारकोरस कैप्सुलारिस। कारकोरस कैप्सुलारिस। फैमिली है तिलियासी। इसका क्रोमोसोम नंबर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका ऑरिजिन क्या है? अफ्रीका और भारत। जूट का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका और भारत। तो विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा दोस्तों होता है पश्चिम बंगाल में, और विश्व में सबसे ज्यादा होता है बांग्लादेश में। जूट का वैज्ञानिक नाम है कारकोरस कैप्सुलारिस। फैमिली तिलियासी। क्रोमोसोम नंबर आप लोग बताएंगे। ऑरिजिन है इसका अफ्रीका और इंडिया। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अब आगे आता है टोबैको, तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना स्पेसीज। निकोटियाना स्पेसीज। जूट का तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना स्पेसीज। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली से आता है। इसमें 2n बराबर 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन है साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन चीन में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। शुगर केन, गन्ना। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम। इसकी फैमिली है पोएसी, ग्रेमिनी पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 80। 2n बराबर 80 क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें दोस्तों? गन्ने में। ओरिजिन है इसका चाइना। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राजील में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। सनई, सनहेम्प। सनहेम्प। तो इसका बोटनिकल नेम क्या है दोस्तों? क्रोटेलेरिया जसिया। क्रोटेलेरिया जसिया सनई का वैज्ञानिक नाम है क्रोटेलेरिया जसिया। इसकी फैमिली कौन सी? लिग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसका ऑरिजिन आप लोग बताइएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे। अब आता है टिक्का रोग। दोस्तों मूंगफली का बहुत ही मुख्य रोग है टिक्का रोग। बहुत खतरनाक होता है मूंगफली में यह रोग लगता है। तो मूंगफली का इसे मुख्य रोग कहते हैं। यह जो रोग होता है दोस्तों, ये एक फफूंदी के कारण होता है। उस फफूंदी का नाम है सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला। सर्कोस्पोरा एराडिकोला। दोस्तों यह फफूंदी का नाम है, इसी के कारण यह रोग होता है। इसके द्वारा फसल को बहुत क्षति होती है। जब दोस्तों मूंगफली में यह टिक्का रोग लग जाता है, उससे फसल को बहुत क्षति होती है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के लक्षण नीचे की पत्ती पर दिखाई देते हैं, और इन पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। जब दोस्तों इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है टिक्का रोग की, तो मूंगफली पर धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद पत्तियां मूंगफली के नीचे पत्ती पर दिखाई देते हैं इसके लक्षण। उसके बाद पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में धब्बे गोल चकत्तों में बदल जाते हैं। जो दोस्तों धब्बा जो पड़ा होता है वह वहां से कट के निकल जाता है। इन धब्बों का व्यास 1.6 mm होता है। इन धब्बों का व्यास कितना होता है? 1.6 mm, मतलब 1.6 मिलीमीटर होता है, और ये काले भूरे रंग के हो जाते हैं। धब्बों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है, जिसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। दोस्तों यही मूंगफली का टिक्का रोग होता है। तो मूंगफली का टिक्का रोग आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूंगफली का टिक्का रोग एक फफूंदी के कारण होता है, जिसके द्वारा फसल में बहुत क्षति होती है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के लक्षण नीचे की पत्ती पर दिखाई देते हैं,
फिर इन पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में धब्बे गोल चक्कों में बदल जाते हैं। इन धब्बों का जो व्यास होता है वह 1.6 मिलीमीटर होता है और ये काले भूरे रंग के हो जाते हैं। धब्बों की संख्या निरंतर बढ़ने लगती है जिसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। तो इसी को मूंगफली का टिक्का रोग कहते हैं या यही मूंगफली का टिक्का रोग है। आगे चलते हैं। कुछ क्रॉप को मैंने और लिया है मूंग। मूंग ग्रीन ग्राम। तो मूंग का बोटेनिकल नेम क्या है? विग्ना रेडियाटा। विग्ना रेडियाटा, विग्ना या रेडियाटा दोस्तों मूंग का वैज्ञानिक नाम है। फैमिली लिग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। ओरिजिन है इसका इंडिया, अफ्रीका या सेंट्रल एशिया। मूंग का ओरिजिन क्या है? अफ्रीका, इंडिया या सेंट्रल एशिया। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। तो यह था मूंग के बारे में। मूंग का वर्किंग नेम क्या? विग्ना या रेडियाटा। फैमिली लिग्यूमिनेसी फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। ऑरिजिन इंडिया। इन वर्ल्ड में दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का मूंग का कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ अंतर वाले प्रश्न देखेंगे, जैसे संकर मक्का संकुल मक्का में अंतर, और देसी कपास अमेरिकन कपास में अंतर, और दोस्तों देखेंगे अरहर और तुअर में अंतर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संकर मक्का और संकुल मक्के में क्या अंतर है। तो जो संकर मक्का होता है इसका बीज प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है, नहीं तो यदि बदलेंगे नहीं तो 30% तक गिरावट आ जाती है। जो संकुल मक्का होता है यह इसका जो बीज होता है 3-4 वर्ष तक बिना बदले बोया जा सकता है और उपज में भी कोई नुकसान नहीं होता है। अगला पॉइंट है संकर उपज के कारण संकर प्रजातियों की उपज क्षमता लोकल प्रजातियों की अपेक्षा लगभग 15% ज्यादा होती है। तो संकर मक्का जो होता है इसका उपज 15% ज्यादा होता है और संकुल प्रजाति के संकरोजन न होने के कारण इनकी उपज क्षमता कम होती है और संकुल मक्का की जो उपज होती है इससे 15% कम होती है। अगला पॉइंट है संकर प्रजातियों के छोटे पौधे तथा मजबूत होते हैं जिनके कारण प्रबंध की उत्तम दशाओं में भी फसल गिरने की संभावना नहीं होती। और जो दोस्तों संकुल मक्का होती है अधिक लंबे होने के कारण गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है जो संकर मक्का होता है स्थानीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता कम होता है, लेकिन जो संकुल मक्का होता है इसका स्थानीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता ज्यादा होता है। तो यह था संकर मक्का और संकुल मक्के में अंतर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि आप लोग इसका पीडीएफ भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देसी कपास और अमेरिकन कपास में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगातार यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। तो अमेरिकन कपास और देसी कपास में अंतर देखते हैं। तो इधर अमेरिकन कपास इधर देसी कपास, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो अमेरिकन कपास होती है इसमें पौधे में शाखाएं अधिक निकलती हैं और पौधा झाड़ी नुमा पाया जाता है। जो देसी कपास होता है इसके पौधे सीधे बढ़ने वाले व कम फैलने वाले होते हैं। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर अमेरिकन कपास का रंग, तने का रंग लाल होता है और देसी कपास के तने का रंग लाल काला दोनों प्रकार का होता है। अमेरिकन कपास की पत्तियां आकार में तुलनात्मक कुछ बड़ी चौड़ी तथा रंग लालिमा लिए होती हैं, लेकिन जो देसी कपास होता है इसकी पत्तियां तुलनात्मक कम चौड़ी व हरे रंग की होती हैं। अगला पॉइंट है फूल तुलनात्मक बड़े, फूलों का रंग खिलने से पहले लाल व खिलने पर क्रीमी पाया जाता है। ऐसा अमेरिकन कपास में होता है। देसी कपास में क्या होता है फूल छोटे व खिलने पर पीला हो जाता है। अमेरिकन कपास गूलर अथवा फली का रंग लाल होता है और जो देसी कपास होता है इसमें गूलर का रंग क्या होता है? काला होता है। अमेरिकन कपास में गूलर छिटकने पर रुई झड़ने लगती है, जो देसी कपास होता है इसमें गूलर छिटने के बाद भी रुई नहीं झड़ती। तो ये सब अंतर दोस्तों इसके हैं। अमेरिकन कपास रुई अच्छे गुणों वाली एवं चमकीली श्वेत रंग की होती है। जो देसी कपास होती है इसमें अमेरिकन कपास के अपेक्षाकृत अच्छे गुणों की नहीं व भूरे रंग की होती है। अगला पॉइंट है अमेरिकन कपास की रेशे की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है और इसकी जो लंबाई होती है रेशे की अपेक्षाकृत कम होती है। अगला पॉइंट है कपास में रुई का अनुपात प्रतिशत अधिक होता है और दोस्तों जो देसी कपास होता है इसमें अमेरिकन कपास के अपेक्षाकृत रुई का अनुपात कम होता है। अगला पॉइंट है बिनौला जो कॉटन सीड होता है अथवा बीज बड़े आकार का होता है। जो अमेरिकन कपास होता है इसका बीज बड़े आकार का होता है, देसी का कपास का बीज छोटे आकार का होता है। अगला पॉइंट है मृदा में जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती। अमेरिकन कपास की जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती और जो देसी कपास होता है उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। अगला पॉइंट है हानिकारक बीमारियों एवं कीट पतंगों का आक्रमण अधिक होता है। जो अमेरिकन कपास है इसमें हानिकारक बीमारियों एवं कीट पतंगों का आक्रमण अधिक होता है, लेकिन देसी कपास में इनका आक्रमण कम होता है। अगला पॉइंट है फसल अवधि अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसकी जो अमेरिकन कपास इसकी फसल अवधि दूसरे फसल की अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला पॉइंट है
सॉरी, यह देसी कपास जो होता है इसमें फसल अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। अगला पॉइंट, अपेक्षाकृत पैदावार अधिक होता है। अमेरिकन कपास में पैदावार अधिक होता है और देसी कपास में अमेरिकन कपास की अपेक्षा कम उपज प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, इस श्रेणी की कपास में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। जो अमेरिकन कपास होता है इसमें 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो देसी कपास होता है इसमें 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर यही है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देसी कपास और अमेरिकन कपास में क्या अंतर उसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अरहर एवं तुअर में अंतर। तो पौधे ऊंचे बढ़ने वाली लंबी अवधि दिसंबर से फरवरी तक फूल आते हैं। जो अरहर होता है इसके पौधे ऊंचे बढ़ने वाली होती हैं और लंबी अवधि के होते हैं, दिसंबर से जनवरी तक इसमें फूल आ जाते हैं। जो तुअर होता है इसमें पौधे कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले कम समय अवधि फूल, पौधों में फूल सितंबर से नवंबर तक आते हैं और फली नवंबर दिसंबर में बनने और पकती है। इसकी दोस्तों कब आती है, दिसंबर से फरवरी तक इसके फूल आती है और यह नवंबर दिसंबर में इसकी फली बनने लगती है। अगला पॉइंट है, अरहर फूल के 5 पंखुड़ियों की पृष्ठीय सतह पर लाल सिरा होती है और जो तुअर होता है इसकी पंखुड़ियां पीले रंग की होती हैं और कोई लाल सिरा नहीं होता है। अगला पॉइंट है, फसल में फलियां एक साथ पकती हैं। जो अरहर होता है इसमें फसल में फलियां एक साथ पकती हैं और जो तुअर होता है इसमें फसल में फलियां एक साथ नहीं पकती। 15-15 दिन के अंतर पर पकी हुई फलियों की चुनाई करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है, जो अरहर होता है इसमें उत्पादन अधिक होता है, जो तुअर होता है इसमें उत्पादन क्षमता कम होती है। तो यह था अरहर और तुअर में अंतर। मैं आप लोगों को कुछ और बताने वाला था इस वीडियो में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताने वाला हूँ। मतलब पूरा नाम लिखिए, एग्जाम में आ सकता है। 4-5 क्रॉप का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम लिखने की आ जाएगा। जैसे लिखेगा CPRI, तो इसका पूरा नाम लिखिए। CIMP इसका पूरा नाम लिखिए। तो इसी सब को मैं बताऊंगा आप लोगों को, कुल 15 फुल फॉर्म वाले प्रश्न, तो जिसमें सिर्फ 4 से 5 आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमने आज जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।